स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने 14 चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है सेल अनुक्रमण, जिसको हम लिथोसेरे भी कहते हैं। तो इससे पहले हम इससे ठीक जो पिछला वीडियो है उसकी बात करते हैं। उस वीडियो में थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम थी, तो एक बार फिर से उस टॉपिक को हम फटाफट देख लेते हैं और फिर आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है सेल अनुक्रमण, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अनुक्रमण के प्रकार पढ़े थे। तो हमने कहा था कि अनुक्रमण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्राथमिक अनुक्रमण जो बिल्कुल सजीव रहित जगह से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पहले से कोई जीव नहीं रहता है, और पहली बार जो अनुक्रमण शुरू होता है उस जगह से, वो प्राथमिक अनुक्रमण होता है। क्योंकि ये पहली बार हो रहा होता है तो बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह के पोषक पदार्थ या जो उपजाऊ मृदा है वो नहीं होती है, इसलिए धीमी गति से होता है। तो देखिए कि जब अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र से शुरू होता है जहाँ पूर्व में कोई सजीव, पादप या जंतु उपस्थित नहीं होते, ऐसे अनुक्रमण को अपन प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कहाँ से हो सकता है, ज्वालामुखी लावा है जो भी ठंडा हुआ है और फिर उस वहाँ से अनुक्रमण शुरू हो, नग्न पत्थर हो या कोई बड़ी चट्टान हो या रेतीले टीले हो जहाँ पर कोई भी प्रकार का पौधा या जंतु नहीं है, कोरल रीफ होते हैं जो कोरल सेल होते हैं समुद्रों में, वहाँ से शुरू हो, या कोई नवविकसित जलाशय हो, तो उससे शुरू होने वाला अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की श्रेणी में आता है। प्राथमिक अनुक्रमण हमेशा धीमी गति से होता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ जो मृदा होती है वो कम नहीं होती है, उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और धीरे धीरे जब उसमें पोषक पदार्थ बढ़ते हैं तब अनुक्रमण अपना रफ्तार पकड़ेगा। तो उपजाऊ मृदा के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये धीमी गति से होता है। जो दूसरा अनुक्रमण होता है वो द्वितीय अनुक्रमण होता है। ये कहाँ से शुरू होता है? ये उन जगह से शुरू होता है जहाँ से पहले कोई सजीव, पादप या जंतु उपस्थित थे, लेकिन किसी कारण से वो नष्ट हो गए, और फिर दोबारा से वहाँ पर जब नए पौधे लगेंगे तो वो बहुत तेजी से लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही उस मृदा में पोषक पदार्थ उपस्थित है। तो जब अनुक्रमण ऐसे क्षेत्र से शुरू होता है जहाँ पूर्व में सजीव उपस्थित थे, लेकिन किसी कृत्रिम या प्राकृतिक कारणों के कारण नष्ट हो गए, जैसे बाढ़ आ गई, अग्नि यानी आग लगी, जंगलों में कई बार आग लग जाती है, वनों की कटाई कर दी गई खेती के लिए मान लीजिए, या वैसे मानव की आवश्यकता के लिए वनों की कटाई की गई, तो उस जगह से बिल्कुल जो पौधे और जंतु है वो खत्म हो जाते हैं, और फिर से उन जगह से अनुक्रमण शुरू होता है। या छोड़ी गई कृषि योग्य भूमि, तो ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि की जाती थी और फिर उसको छोड़ दिया गया, तो फिर से वहाँ से अनुक्रमण शुरू होता है। तो चूंकि इन सभी स्थानों पर पहले से कोई पौधे या जंतु उपस्थित थे, इसलिए यहाँ से जो अनुक्रमण शुरू होगा वो द्वितीय का अनुक्रमण होगा। तो ये बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मृदा उपस्थित है और उस मृदा में पोषक पदार्थ मौजूद है। देखिए, किसी भी समय प्राथमिक अनुक्रमण अथवा द्वितीय अनुक्रमण को प्राकृतिक या मानव जनित बाधाएं, यदि आग लग जाती है, जंगलों की कटाई कर दी जाती है, उनके द्वारा कर्म की चरण या समुदाय को, कोई भी बीच का कोई भी चरण हो, उसको हम प्राथमिक अवस्था में बदल सकते हैं। यदि अनुक्रमण शुरू हो गया और बीच में आग लग गई या जंगलों की कटाई कर दी गई, अभी तो अनुक्रमण पूरा भी नहीं हुआ, तो फिर से उसको हम प्राथमिक अवस्था में पहुंचा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में नई जाति का फिर से प्रवेश होता है, और फिर कुछ जातियां वहाँ से जो कमजोर जातियां होती है वो निष्कासित कर दी जाती है, और फिर नई नई जातियां आती है, फिर से अनुक्रमण शुरू होता है। ये हमने अनुक्रमण में अंतर लिख रखा है, प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीय अनुक्रमण में, जो कि हम पढ़ चुके हैं। जो हमने परिभाषा लिखी उसी में से ये आपका आंसर रहेगा। फिर आगे अपन बात कर लेते हैं जो पौधों में जो अनुक्रमण हो रहा है, मेन जो टॉपिक है वो अपने पादपों का अनुक्रमण है। तो उसमें आवास की प्रकृति के आधार पर हमने दो प्रकार से इसको बांटा था। एक तो जलारंभी है जिसको जलकर्मक कह रहे हैं, जिसको हाइड्रार्च या हाइड्रोसेरे बोल रहे हैं। तो जलीय आवासों या गीले क्षेत्रों या जलमग्न क्षेत्रों से अगर अनुक्रमण शुरू होता है तो वो जलारंभी या जलकर्मक कहलाता है। और यदि शुष्क क्षेत्रों से शुरू होता है तो वो शुष्कतारंभी या मरुकर्मक अनुक्रमण उसको बोलते हैं। जीरो सेरे या क्षार्च या जीरो सेरे, जो शुष्क क्षेत्रों से शुरू होगा बिल्कुल। अब शुष्क क्षेत्र में कोई नग्न चट्टान भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, रेतीला टीला भी हो सकता है, ये या ज्वालामुखी लावा भी
होता है। तो इन क्षेत्रों से जब ये शुरू होता है तो ये शुष्कतारंभी या अनुक्रमण होगा। तो 2 ही होंगे आवास के आधार पर। तो जहाँ पर पानी रहेगा, नमी रहेगी या गीले क्षेत्र रहेंगे वहाँ तो जलारंभी हो जाएगा और बाकी जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि चाहे जलारंभी हो चाहे शुष्कतारंभी हो, दोनों ही अनुक्रमण में जब पूरे हो जाते हैं तो अंत में समोद्भिद परिस्थितियां बनती है, जहाँ पर न तो ज़्यादा जलीय क्षेत्र होगा न ज़्यादा शुष्कता की परिस्थितियां होगी और अंत में समोद्भिद परिस्थितियां बनती है। यानी जलारंभी और शुष्कतारंभी दोनों ही अनुक्रमण प्रारंभ होकर समोद्भिद परिस्थिति की ओर बढ़ते हैं, जहाँ न तो अधिक जलीय स्थिति होती है और ना ही अधिक शुष्क स्थिति होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे जलारंभी हो चाहे शुष्कतारंभी हो, हमेशा अनुक्रमण समोद्भिद परिस्थिति की तरफ बढ़ता है और अंत में जो परिस्थितियां चाहे जलीय परिस्थितियां हो और अंत में समोद्भिद परिस्थितियां आ जाती है। शुष्कतारंभी अनुक्रमण हो तो भी अंत में समोद्भिद परिस्थितियां आ जाती है। अब एक महत्वपूर्ण एक शब्द है मूल अन्वेषक प्रजाति, जिसको हम पायनियर स्पीसीज कह रहे हैं। देखिए ये क्या है, किसी भी जगह से अनुक्रमण स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए नग्न क्षेत्र से, जहाँ पर पहले से कोई सजीव उपस्थित नहीं था, वहाँ से अनुक्रमण शुरू हो रहा है। तो जो पहली प्रजाति वहाँ पर निवेश कर आती है, अनुक्रमण शुरू करती है, वो होती है मूल अन्वेषक प्रजाति, जिसको पायनियर स्पीसीज भी कहते हैं। उसके बाद में तो कई जातियाँ आती रहती है, नष्ट होती रहती है, और जो सबसे स्थायी या सबसे ज़्यादा अनुकूलित होती है वो वहाँ पर स्थापित हो जाती है और अनुक्रमण को पूरा किया जाता है। तो पादपों की वह प्रजाति जो खाली या नग्न क्षेत्र में सबसे पहले आक्रमण करती है, देखिए जो सबसे पहले आती है उसको हम मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं उसको हम। जैसे नग्न चट्टानों से अनुक्रमण में, अगर कोई नग्न चट्टान है तो वहाँ से अनुक्रमण हो रहा, तो उसका मूल जो अन्वेषक प्रजाति है वो लाइकेन होते हैं, ये याद रखिएगा, उसका लाइकेन होता है। तो नग्न चट्टानों से या नग्न क्षेत्रों से जो शुरू हो रहा है उसका मुख्य मूल जो अन्वेषक प्रजाति वो लाइकेन होता है। और जल से अनुक्रमण शुरू हो रहा था वहाँ पर मूल अन्वेषक प्रजाति कौन होती है, पादप पलवक। ये छोटी छोटी पादप कोशिकाएं होती है, एक मुख्य रूप से एक कोशिकीय। तो यहाँ से ये पहली बार उस जल में जो उत्पन्न होते हैं वो पादप पलवक उत्पन्न होते हैं। फिर तो और भी जलीय पौधे जो जल में तैरने वाले हैं, जल में डूबे हुए हैं, फिर आंशिक रूप से तैरने वाले हैं, डूबे हुए हैं, फिर घास, फिर छोटे शाक के पौधे, फिर बड़े वृक्ष। और एक नग्न चट्टान से शुरू होता है तो पहली बार जो पादप प्रजाति वहाँ पर प्रवेश करती है वो लाइकेन होता है। फिर इसके बाद में लाइकेन के बाद में लाइकेन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे प्रप्टी लाइकेन है, पर्णिल लाइकेन है, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइटा, फिर शाकीय पौधे, फिर झाड़ीनुमा पौधे, फिर बड़े बड़े वृक्ष। तो इस तरह से फिर एक अनुक्रमण प्रारंभ हो जाता है। मूल अन्वेषक प्रजाति धीरे धीरे अपनी प्रजातियों की संख्या को बढ़ाती है और पुरोगामी समुदाय का निर्माण करती है, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो एक उसका समुदाय बन जाएगा, उसकी कम्युनिटी बन जाएगी। तो धीरे धीरे ये अपनी कम्युनिटी की तरफ इसका निर्माण कर लेगी। तो पहला जो समुदाय बनेगा उसको अपन पुरोगामी समुदाय कहते हैं। और इसके बाद में अगर कोई दूसरा समुदाय आ रहा है, उसका ज़्यादा विकसित समुदाय आ रहा है, तो उसके बाद तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, और अंत में एक चरम समुदाय बनता है। तो जो पुरोगामी समुदाय और चरम समुदाय के बीच के जो स्टेज होती है उसको अपन क्रम की चरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण दिया था कि ये एक चट्टान है, चट्टान पर सबसे पहले लाइकेन उत्पन्न होते हैं। देखिए अब लाइकेन में भी कई तरह के लाइकेन होते हैं, जैसे एक पर्पटी लाइकेन है जो बिल्कुल चपटे होते हैं, ये चट्टान पर उत्पन्न हो जाते हैं। ये लाइकेन लाइकेन किसके बने होते हैं, लाइकेन होता है शैवाल प्लस कवक से बना होता है, शैवाल प्लस कवक से। तो ये एक सहजीवी संबंध होता है इनका दोनों का, तो साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो लाइकेन शैवाल वैसे किसी शुष्क क्षेत्र में नहीं पनपता है, लेकिन कवक के साथ ये सहजीवी संबंध बनाकर इस चट्टान पर उग सकता है। तो सबसे पहले जैसे लाइकेन यहाँ पर आते हैं इस नग्न चट्टान पर। अब लाइकेन क्या करेंगे, यहाँ पर अम्ल बनाते हैं, अम्ल से ये चट्टान थोड़ी टूट जाती है, तो यहाँ मृदा के कण बन जाते हैं। धीरे धीरे लाइकेन का शरीर भी कुछ मात्रा में नष्ट होता है, तो वहाँ पर मृदा में धीरे धीरे पोषक पदार्थ बढ़ने लगते हैं। फिर इसकी जगह पर्पटी लाइकेन की जगह कुछ थोड़ा विकसित लाइकेन आता है, जिसको अपन पर्णिल लाइकेन कहते हैं। थोड़ा ये विकसित होता है, फिर ये और ज़्यादा अम्ल वगैरह बनाता है, मृदा का निर्माण और ज़्यादा करता है। फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइटा बनने लगते हैं, ब्रायोफाइटा बनने लगते हैं तो फिर लाइकेन खत्म हो जाते हैं। फिर उसकी जगह थोड़े बड़े पौधे जैसे टेरिडोफाइट जैसे पौधे, फिर शाकीय पौधे, शाकीय में 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधे, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधे बनने लगते हैं।
फिर झाड़ीनुमा पौधे बनने लगते हैं, फिर अंत में बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। और ये वृक्ष सबसे स्थायी होता है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, चरम समुदाय कह रहे हैं। तो ये पिछला वीडियो का टॉपिक था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सेल अनुक्रमक। तो जो हमने अभी इस चट्टान पर देखा था, अभी ठीक उसी तरह का ये है। तो इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, सेल अनुक्रमण जिसको लिथोसेरे बोलते हैं, लिथोसेरे। तो सेल में चट्टान से शुरू हो रहा है। चट्टान एक शुष्क क्षेत्र होता है। तो ऐसा अनुक्रमण जो नग्न चट्टानों से प्रारंभ हो उसको सेल अनुक्रमण कहते हैं। देखिए, प्राय लाइकेन मूल अन्वेषक प्रजाति होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात है कि सेल अनुक्रमण का जो मूल अन्वेषक प्रजाति होती है, पहली बार जो इस पर आक्रमण करेगी चट्टान पर, वो लाइकेन होते हैं, जो नग्न चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रजाति है जो नग्न चट्टान पर सबसे पहले प्राथमिक अनुक्रमण को शुरू करेगी? वो होते हैं लाइकेन। देखिए, सर्वप्रथम नग्न चट्टानों पर परप्टिमेय लाइकेन उत्पन्न होते हैं। परप्टिमेय लाइकेन का मतलब ये चपटे लाइकेन होते हैं जो चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं, जो शुष्कता को सहन कर सकते हैं। ये लाइकेन चट्टानों पर अम्लों का स्राव करते हैं। देखो, एसिड बनाएंगे। अब एसिड तो इस चट्टान को तोड़ देगा, जिससे चट्टानें अपक्षित होकर मृदा का निर्माण होने लगता है। अपक्षित होकर मतलब ये टूटने लगती है। और इनके अपक्षित होने से क्या होता है, वो अपेक्षित, यहाँ आप लिख सकते हो अपेक्षित, जिससे चट्टानें अपेक्षित चट्टानों के अपक्षित होने से मृदा का निर्माण होने लगता है। फिर आगे क्या होगा, परप्टिमेय लाइकेन के बाद कुछ बड़े लाइकेन यानी इससे विकसित लाइकेन आ जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि मृदा में पोषक पदार्थ भी बन रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ पर पर्णिल लाइकेन जो परप्टिल लाइकेन से ज़्यादा विकसित होते हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। और वो फिर और ज़्यादा अम्ल वगैरह बनाएंगे, और ज़्यादा मृदा के स्तर को बढ़ाएंगे। मृदा का स्तर है वो बड़ा होने लग जाएगा, मोटा होने लग जाएगा, यानी मृदा का निर्माण और ज़्यादा होने लग जाएगा। लाइकेन द्वारा मृदा के निर्माण होने से अब चट्टानों पर मोस जैसे ब्रायोफाइट पादप उगने लगते हैं। तो मोस जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा मोस होते हैं, तो वो वहाँ पर उगने लगते हैं। यानी लाइकेन तो गायब होने लगेगा और फिर ब्रायोफाइटा जैसे पौधे वहाँ पर उगने लगेंगे, जो मृदा कणों को संग्रहित कर, क्योंकि ब्रायोफाइटा होता है ना, ये इसमें मूलावास होते हैं और ये मृदा के कणों को बिल्कुल एक जगह इकट्ठा करके उससे चिपक जाता है, तो एक जगह संग्रहित कर लेता है मृदा के कणों को। इसलिए मृदा संचय को बढ़ाते हैं और खनिजों का जल अपघटन करके मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को और बढ़ा देते हैं। मोस उगने के बाद लाइकेन धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। तो पहले लाइकेन आए, फिर ब्रायोफाइट आया। ब्रायोफाइटा की विशेषता मूलावास के कारण ये मृदा के कणों को जकड़ के रखते हैं और मृदा का संचय कर लेते हैं, एक जगह मृदा के कणों को इकट्ठा कर लेते हैं। और खनिजों के अपघटन से वहाँ पर जो पोषक तत्व हैं वो भी उस मृदा में बढ़ते रहते हैं। तो एक तरह से और ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही है बड़े पौधों के लिए। इसके बाद क्या होता है, चट्टानों पर शाकीय पादप उत्पन्न होने लगते हैं। देखिए, शाक यानी छोटे पौधे, जिसमें सबसे पहले एक वर्षीय पौधे आते हैं, फिर उसके बाद में द्विवर्षीय आते हैं और बाद में बहुवर्षीय शाकीय पौधे उगने लगते हैं। तो शाकीय पौधे, छोटे शाकीय पौधे भी उगने लगते हैं। जो 1 वर्ष के जीवन काल होता है, जिनका 2 वर्ष का जीवन काल होता है, और जो बहुत जिनका जीवन काल ज़्यादा होता है, तो वैसे पौधे उगने लगेंगे। अब धीरे धीरे ये भी देखिए, ये पौधे भी गलते रहेंगे, इनकी पत्तियां टूटती रहेगी, सड़ती रहेगी, तो मृदा में और ज़्यादा पोषक तत्व बढ़ते रहेंगे, जिससे और ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष उगने लगेंगे। तो शाकीय अवस्था के बाद क्या होगा, चट्टानों में मरुद्भिद या जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जैसे क्षोभ या झाड़ी जैसे पादप, जैसे आक है, बेर है, केर है, ये उगने लगते हैं वहाँ पर। और ये क्या करेंगे, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत होती है या जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती है। तो इनकी जो जड़ें होती है वो गहराई तक जाने के कारण चट्टानों को और ज़्यादा विघटित कर देती है, यानी चट्टानों को और ज़्यादा तोड़ती रहती है। सूप या झाड़ियों के गिरे पत्तों से और उनके शाखाएं सूख कर गिरने लगेगी, तो उनके अपघटन से हुमस का निर्माण तेजी से होता है। हुमस का मतलब वहाँ पर एक जिसको अपन कहें कि मृदा और ज़्यादा उपजाऊपन होने लगती है और मृदा और अधिक उर्वर यानी उपजाऊपन बन जाती है। और ये स्थिति वृक्षों के उत्पन्न होने के लिए अनुकूल होती है। तो मृदा इतनी ज़्यादा उपजाऊपन हो जाती है कि अब शाह के पौधों के बाद जो झाड़ी वाले पौधे हैं उनके बाद बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न होने लगेंगे।
अंत में बड़े मृदुविद वृक्ष विकसित होने लगते हैं। वृक्ष अवस्था सेल अनुक्रमण का चरम समुदाय होता है। देखिए ये सबसे स्थायी अवस्था है, जिसको अपन चरम समुदाय कहेंगे। तो बड़े बड़े वहां पर वृक्ष बन जाएंगे, उनका पूरा एक समुदाय बन जाएगा। अर्थात वृक्ष अवस्था सर्वाधिक स्थायी अवस्था है और समय के साथ मृदुविद जो आवास है वो समोदविद में परिवर्तित हो जाता है। तो हमने यही पहले चर्चा की थी कि चाहे अनुक्रमण कहीं से भी शुरू हो, अंत में अनुक्रमण पूरा होते होते वहां पर समोदविद परिस्थितियां बन जाती है। यानी न तो जलीय परिस्थितियां होती है, न ज्यादा शुष्क परिस्थितियां होती है, दोनों के वहां पर गुण मौजूद होते हैं। तो ये भी याद रखना है कि चाहे अनुक्रमण जलीय हो चाहे शुष्क अनुक्रमण हो, हमेशा अंत में समोदविद परिस्थितियां वहां पर उत्पन्न हो जाती है। इसको हम एक रेखीय चित्र के द्वारा और समझ सकते हैं कि जैसे सेल अनुक्रमण के चरण है, तो पहला चरण हो गया जैसे एक चट्टान है, जिसको अपन कहेंगे नग्न चट्टान। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन नग्न चट्टान। तो एक स्टेज ये बना लेते हैं, ये नग्न चट्टान है। तो इस पर यहाँ पर बोल, तो पहले नग्न चट्टान है, इस नग्न चट्टान पर उत्पन्न होते हैं प्रपटिमेय लाइकेन, ये अवस्था आती है। तो ये जो इस नग्न चट्टान पर पहली बार कोई पादप ने आक्रमण किया है तो वो लाइकेन ही है। तो इस कारण इस लाइकेन को अपन पुरोगामी या मूल अन्वेषक प्रजाति कहते हैं। अब ये प्रजाति जब अपनी संख्या को बढ़ा लेती है तो इसका क्या बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। फिर धीरे धीरे प्रपटिमेय लाइकेन जो चपटे होते हैं उनकी जगह थोड़े और विकसित लाइकेन उत्पन्न होते हैं, जिनको अपन पेरेनियल लाइकेन कहते हैं। तो पेरेनियल लाइकेन अवस्था आ जाती है। ये मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊपन बनाएंगे, मिट्टी की स्तर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर इसकी जगह मोस अवस्था आ जाएगी। मोस अवस्था या इस मतलब इसके अंदर कौन से पौधे आ जाएंगे, ब्रायोफाइट, जो प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं वो यहाँ पर उगने लगेंगे। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ब्रायोफाइटा मृदा का संचय करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे और ज़्यादा पोषक पदार्थ उसमें बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे शाक उत्पन्न हो जाएंगे। अब शाक में भी पहले एक वर्षीय पौधा वहाँ पर हो उगेगा, कुछ द्विवर्षीय पौधे भी उगेंगे जो उससे विकसित हो गए, कुछ बहुवर्षीय पौधे भी वहाँ पर उग जाएंगे। फिर इसकी जगह झाड़ी जैसे थोड़े और बड़े पौधे उत्पन्न हो जाएंगे, तो सूप या झाड़ी अवस्था आ जाएगी। देखो हर भी स्टेज आ जाएगी। और अंत में जो अवस्था आती है वो होती है वृक्ष अवस्था। देखिए ये सबसे विकसित यानी सबसे स्थायी एक समुदाय है, जिसको अपन चरम समुदाय कहते हैं, स्थायी अवस्था है। और अंत में जो परिस्थितियां आएगी वो समोद्वित परिस्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, समोद्वित परिस्थितियां निर्मित हो जाती है। अब देखिए ये जो पुरोगामी समुदाय और चरम समुदाय है, इनके बीच में जो ये जितने भी अवस्थाएं हैं या स्तर है, ये सब कर्म की चरण या कर्म की समुदाय कहलाती है। जैसे पेरेनियल लाइकेन, मोस अवस्था, शाक अवस्था, झाड़ी अवस्था, ये सब कर्म की चरण कहलाते हैं या समुदाय कहलाते हैं, जो हम पिछले वीडियो में इसको हम समझ लिया हमने। तो आज के वीडियो में अपने केवल सेल अनुक्रमण पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो जल अनुक्रमण होगा उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।